हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में आएंगे वो हम इस फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है फेडरलिज्म। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. अब फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर जो पावर है, शक्ति है, उसका क्या है, विभाजन कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। किस किस के बीच में? एक तो होती है सेंट्रल अथॉरिटी और इसके अलावा जो दूसरे और जो अथॉरिटीज़ है, जो और यूनिट्स होते हैं कंट्री के, उनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है या जो पावर है उसका डिवीजन कर दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर जो पावर है उसका डिवीजन हो रहा हो, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी होएगी और दूसरी जो अदर यूनिट्स हैं उस कंट्री की, उनके मध्य में जब पावर है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जब पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग, उसमें हमने देखा भी था कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे क्या है पावर शेयर कर दिया था जब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था जर्मन इसमें डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में। तो ऐसा जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संघवाद। यूजली अ फेडरेशन हैज़ 2 levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their states. यानी कि एक फेडरेशन या एक जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, वहाँ पर जो सरकार चलती है वो 2 लेवल पर चलती है, गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पर चलती है। सबसे पहला जो लेवल आता है उसमें होती है अपनी सेंट्रल सरकार, जिसको हम सेंट्रल सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हम उसको केंद्रीय सरकार बोलते हैं। वो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वो जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, नेशनल लेवल की जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको क्या है वो हैंडल करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पर जो अलग अलग स्टेट या जो प्रोविंसेस होते हैं कंट्री के, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो क्या है जो डे टू डे जो इश्यूज होते हैं उन स्टेट्स के, वहाँ के लोगों के, उनको क्या है वो हैंडल करती है। तो ये होती है एक फेडरल गवर्नमेंट। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ये जो दोनों ही है, सेंटर और जो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में, दोनों ही क्या है इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से मतलब अलग अपना काम करते हैं। जो कि उनका क्या है शक्तियों का विभाजन पहले से तय होता है, वो उसी दायरे में रहकर अपना अपना इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम है वो करते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, यानी कि संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं जो होती है वो हम क्या है इसमें कवर करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 or more levels of government. फेडरलिज्म की सबसे जो मेन फीचर है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी ना वो मिनिमम 2 लेवल्स पर तो डेफिनेटली होगी ही होगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे इंडिया में है सेंटर और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, ऐसे 2 तो उसमें होंगे ही होंगे। दूसरा इसका फीचर क्या है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो अलग अलग टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग लेवल होते हैं, वो सारे मतलब क्या है सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। अब इंडिया में देखो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो किसी अलग लोगों पर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी अलग लोगों पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पर है। ऐसे ही क्या है जो दोनों लेवल होते हैं, जो अलग अलग टायर होते हैं, वो सेम जो सिटीजन्स हैं उनको क्या है गवर्न करते हैं, उन पर एक तरीके से रूल करते हैं। लेकिन दोनों का जो क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उनका जो क्षेत्राधिकार है वो अलग अलग है। जैसे सेंट्रल सरकार है वो अपने एरिया में रहकर मतलब अपने दायरे में अपने अधिकार में रहकर वो टैक्स लगाती है या कोई और काम करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो उनको जो जो चीज़ें मिली हुई है, जो जो शक्तियाँ उनको मिली हुई है उनका प्रयोग करके वो क्या है सेम सिटीजन पर क्या है रूल करती है।
The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally granted. और अब ये चीज़ देखो, जो उनका क्षेत्राधिकार, अभी किन किन क्षेत्रों में स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है और किन एरियाज़ में क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करेगी, इनका पता कैसे चलता है? इनके बारे में पहले से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है उसमें लिखा हुआ है। इनका पहले से ही जो अधिकार क्षेत्र है वो तय कर दिया गया है। अभी ये जो राइट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को होंगे और ये राइट्स है वो किसको होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये आगे आएगा कैसे इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, इसी चैप्टर में आएगा। The fundamental provisions of the Constitution cannot be changed by one level of government. Such changes require the consent of both levels of the government. अब देखो, जो क्षेत्राधिकारी का जो तय किया हुआ है, जो इनको राइट्स दिए हुए हैं, उनमें कोई एक लेवल क्या है अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट चाहे कि उसको अपनी पावर मतलब ज़्यादा करनी है, उसको अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना है तो वो अपनी मर्जी से क्या है अमेंडमेंट कर लेगा, नहीं। या फिर सेंट्रल चाहे भी उसको ज़्यादा पावर चाहिए तो वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा, नहीं। ये जो कैसे होता है इनके बीच, मतलब जो अधिकार क्षेत्र तय है अगर उसमें कोई चेंज भी करना है तो वो दोनों की सहमति से होता है एक फेडरल गवर्नमेंट में। Court have the power to interpret the constitution and the powers of different level of the government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between the different level of government. अब देखो, मान लो अब अलग अलग लेवल काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोई विवाद पैदा हो गया तो अब वो कहाँ जाएंगे? फिर वो जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट को ये राइट है कि वो क्या है फिर इनके बीच में जो भी मसला हुआ है उसको क्या है फिर वो सुलझाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और वही फिर इनको बताता है भी कौन यहाँ पर सही है या कौन गलत है। जैसे इंडिया में है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच कोई इश्यू क्रिएट हो गया तो फिर वो जाएंगे जो हाईएस्ट कोर्ट है, अपने हाईएस्ट कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को देखेगा और फिर वही तय करेगा भी कौन सही है और कौन गलत है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और जो इनको फाइनेंशियल जो इनके रिसोर्सेज है, मतलब टैक्सेस वगैरह लगाने हैं, वो पहले से तय है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो अलग हैं। ये इसलिए है ताकि जो दोनों ही है वो अपना क्या है फाइनेंशियली स्टेबल हो सके और मतलब अपना फाइनेंशियली जो क्या है आराम से जो काम है वो कर सके। तो ये कुछ की फीचर्स थे फेडरल गवर्नमेंट के। डिफरेंट रूट्स थ्रू विच द फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं भी एक फेडरेशन है, एक जो संघ है वो कैसे बनता है। टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अब फेडरेशन है, जो संघवाद होता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता। इसमें अलग अलग जो राज्य हैं ना वो एक साथ आते हैं और फिर वो आपस में सहमति से तय करते हैं एक उनके ऊपर, फिर वो क्या है सबके ऊपर एक अथॉरिटी बनाते हैं और बाकी क्या अपने अपने अलग अलग लेवल पर क्या है फिर वो रूल करते हैं। जैसे इंडिया में, अब इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट के ऊपर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और बाकी जो अलग अलग स्टेट है उनको फिर हैंडल करने के लिए क्या है स्टेट गवर्नमेंट बैठी है। तो ये संघवाद है या जो फेडरेशन है ये ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ जरूरी है? म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि जो विश्वास है ना, जो जितने भी जो मान लो स्टेट्स है वो एक साथ आना चाहते हैं, वो फेडरेशन बनाना चाहते हैं, उनमें आपसी में क्या है मतभेद नहीं होना चाहिए, तभी जो फेडरेशन है वो अच्छे से वर्क है वो कर पाएगा। और दूसरा क्या है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो एक साथ रहेंगे, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। अब भारत को हम राज्यों का संघ बोलते हैं, तो इनके बीच में एग्रीमेंट है कि मतलब अब भारत से अलग नहीं हो सकता कोई भी स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई एक स्टेट कह दे नहीं मुझे इंडिया के साथ नहीं रहना, बाहर जाना, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती फेडरेशन में। इसके बाद ये क्या कहता है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या होता है कि जो संघवाद जो संघ है फेडरेशन है, इसका एक जो पहला रूप निकल कर आता है उसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना वो एक साथ आकर क्या है फेडरेशन बना लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर क्या है जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने आपसी म्यूचुअल जो उन्होंने मतलब एग्रीमेंट करके उन्होंने क्या है अपना एक फेडरेशन है वो बना लिया। इसके अलावा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा क्या है इसमें, द सेकेंड रूट इज दैट अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द
constituent states and the national government. This kind of holding together federation is followed in India, Spain and Belgium. इसका दूसरा रूप है जो संघवाद का या जो फेडरेशन है, उसमें क्या होता है, उसमें एक कंट्री जो इंडिपेंडेंट है वो क्या करता है, अपने को क्या है अच्छे से सही से मतलब चलाने के लिए वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर लेता है और उनको क्या है फिर अपने अपने लेवल पर क्या है कुछ पावर्स है वो साइन करवा देता है, उनको कुछ शक्तियाँ दे देता है। ऐसा जो रूप है वो देखने में मिलता है इंडिया में। अब इंडिया इतना बड़ा देश है, इसको एक साथ चलाया मतलब हम नहीं चला सकते, इसको मैनेज करना क्या है मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडिया में क्या किया गया, इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया गया और वहाँ पर फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई ताकि उनका जो काम है वो स्मूथली हो सके। तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। और इससे पहले वाला हमने पढ़ा था जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आ रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर। तो ये जो दो रूप हैं जिससे क्या है कोई भी फेडरेशन या संघ है वो बनाया जा सकता है। What makes India a federal country? अब हम इंडिया को कहते हैं कि राज्यों का संघ है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है जो इसको क्या है कि फेडरेशन या फेडरल कंट्री है वो बनाता है। ये चीज़ अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। All features of the federal system apply to the provinces of the Indian Constitution. The Indian Constitution is a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. The three lists are mentioned below. अब देखो भी जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है वो क्या चीज़ है, वो हमारे सामने अब 3 लिस्ट आती है, यानी कि जिसमें क्या लिखा हुआ है अलग अलग जो शक्तियां हैं उनको विभाजित किया गया है सेंट्रल सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके मध्य में। सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। The union government alone can make the laws relating to the subject mentioned in this list. सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे क्या है सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल सरकार है वही कानून बना सकती है। इसमें नेशनल लेवल के जितने भी जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो सारे के सारे क्या है यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं। दूसरा क्या आता है फिर स्टेट लिस्ट। It contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make the laws relating to the subject mentioned in this list. दूसरी होती है फिर राज्य सूची जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं। इसमें वो सारे के सारे हैं सब्जेक्ट जो क्या है लोकल है, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने हैं, जैसे पुलिस का हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर हो गया, और इनमें क्या है फिर जो राज्य सरकारें हैं वो इन पर कानून है वो बना सकती है। तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज etc. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. अब ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें ऐसे जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो क्या है सेंट्रल लेवल पर भी काम आते हैं और जो स्टेट लेवल है उनके लिए भी ज़रूरी है, और इनमें क्या है जो लाज जो कानून है वो राज्य सरकारें भी बना सकती है और जो केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन मान लो अगर कहीं पे इशू हो गया, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई कंकरेंट लिस्ट है उस पर ला बना दिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी बना दिया, ऐसे में जब कोई अगर विवाद हो गया तो उस टाइम में फिर क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी क्या है जो बात है वो मानी जाती है, यानी कि उसको थोड़ी सी पावर है वो रहती है। तो ये थी आज की फर्स्ट वीडियो। अब इसका जो कुछ बाकी पार्ट रह गया उसको हम इसकी सेकंड वीडियो में क्या है कवर करेंगे। थैंक यू।